गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज हम पढ़ेंगे सेकंड सेक्शन का फर्स्ट टॉपिक, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में घटित हुई थी। 1789 में घटित हुई। यह वो घटना है जिसने फ्रांस पे ही नहीं, यूरोप पे ही नहीं, अपितु पूरे विश्व पे प्रभाव डाला था। तो फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, पूरे विश्व को स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का और बंधुता का संदेश दिया था और इसने पूरी मानव जाति को जो है प्रभावित किया था। एक इतिहासकार है राइकर, वो लिखते हैं राइकर वो लिखते हैं कि विश्व इतिहास में ऐसी दो महान घटनाएं घटित हुई थी, जिसमें एक थी फ्रांस की राज्य क्रांति और दूसरा थी औद्योगिक क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति को महान इसलिए मानते हैं क्योंकि इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया था और इसने जो है विश्व को समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का जो है नारा दिया था। और औद्योगिक क्रांति को महान इसलिए माना जाता है क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने भी पूरे विश्व को प्रभावित किया था और पूरे विश्व को इसने जो है आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान की थी, आर्थिक मजबूती दी थी। इसलिए जो है इतिहासकार जो है विश्व में दो महान घटनाएं जो है हमें बताते हैं। तो फ्रांस की जो राज्य क्रांति थी वो 1789 में ही नहीं लड़ी गई, अभी तो इतिहासकार कहते हैं कि 3 अन्य बार और लड़ी गई। 1789 के बाद फिर ये 1830 में, फिर ये 1848 में, फिर ये 1870 में। तो इस तरह से 3 अन्य बार और लड़ी गई और जो है लोगों ने अपने अधिकारों को जो है प्राप्त किया। तो इस घटना के बारे में जो है विद्वानों के विचार अलग अलग हैं। आज भी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति जो है विद्वानों के अध्ययन का विषय रही है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए जो है 5 मई 1789 जो है इस क्रांति के लिए जो दिन निर्धारित किया गया है कि क्रांति उस दिन घटित हुई। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि उस दिन घटित हुई घटना का परिणाम नहीं थी, बल्कि ये तो जो है सदियों से जो है चले आ रहे सामंतवादी व्यवस्था के पतन के जो है कारण उत्पन्न हुई व्यवस्था थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो पुरातन शासन तंत्र था, जिसको जो है ओल्ड रेजीम का नाम ये देते हैं, तो जो ये ओल्ड रेजीम जो थी, पुरातन शासन तंत्र, बुर्बो वंश के शासकों का जो पुराने समय से चला आ रहा शासन तंत्र था, उसका काफी प्रभाव रहा है फ्रांसीसी क्रांति पे। और पुरातन संस्था जो शासन तंत्र था उसका भ्रष्ट होना जो है इस क्रांति का मुख्य कारण बना। कुछ लोग कहते हैं इसके लिए आर्थिक कारण जिम्मेदार थे, फ्रांस के शासक जो थे वो अपव्ययी थे और इसलिए ये क्रांति घटित हुई। कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए समाज में अराजकता फैल रही थी, जो उच्च वर्ण के जो लोग थे वो निम्न वर्ग के लोगों का जो है शोषण कर रहे थे, इसलिए जो है ये क्रांति घटित हुई। तो इसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे और उन कारणों को जो है हम डिवाइड करके जो है अभी जानेंगे कि कितने सारे कारण जो है इसके लिए जिम्मेदार थे। तो फ्रांसीसी क्रांति के लिए जिम्मेदार कारणों में सबसे पहले हम बात करते हैं राजनैतिक कारणों की। राजनैतिक कारण दूसरा था सामाजिक कारण, तीसरे थे आर्थिक कारण, फिर थे दार्शनिकों का योगदान, उसके बाद था विश्व की घटनाओं का
प्रभाव। और अगर तात्कालिक कारण की बात करें तो तात्कालिक कारण इनका आर्थिक कारण ही रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनैतिक कारणों की। राजनैतिक कारणों को हम जानेंगे तो उसमें सबसे पहले जो है राजनैतिक कारणों में ये था निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र में जो है मैं आपको बता दूं कि जब से बुरो वंश के शासकों का शासन शुरू हुआ था तो उन्होंने निरंकुशता की सारी हदें पार कर दी थी। उन पे अंकुश लगाने वाली कोई भी शक्ति नहीं थी। जो राजा की शक्ति पे अंकुश लगाने वाली जो दो संस्थाएं थी, जिनको हम पार्लेमा और जो है स्टेटस जर्नल के नाम से जानते हैं, वो दोनों ही संस्थाएं अपने आधिकारिक गुणों को खो चुकी थी। उनके अब अधिकार केवल नाम के ही रह गए थे। पार्लियामा जो है उस समय की सुप्रीम कोर्ट थी। सुप्रीम कोर्ट का काम होता है न्याय करना। न्याय की सुप्रीम संस्था थी। कहते हैं कि उस समय फ्रांस में 13, जिस समय क्रांति घटित हुई, 13 पार्लियामा थी और जहां पे वर्साई की जो पार्लियामा थी वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। तो पार्लेमा की जो शक्ति थी वो पार्लेमा की शक्ति केवल नाम की रह गई थी। उस पर पूर्णतः राजा का अंकुश था और राजा जो है अपने अध्यादेशों को जो है इससे लिखवाता था कि पार्लेमा जो है उसके अध्यादेशों को पंजीकृत करे, लिखे और लोगों के सामने जो है वो लिखे हुए अध्यादेश जो हैं बाद में प्रदर्शित किए जाएं। लेकिन पार्लियामा उससे इनकार कर सकती थी। उसकी पार्लियामा जो संस्था थी उसकी मर्जी थी कि वो पंजीकरण का काम करेगी या नहीं। लेकिन लुई 14वें के समय से वो कोई उसकी मनमर्जी नहीं रह गई थी, बल्कि जो राजा चाहता था कि जो है पार्लियामा पंजीकरण करे तो उसको पंजीकरण जो है उसके राजा के अध्यादेशों का करना पड़ता था। दूसरा हम बात कर रहे हैं स्टेटस जर्नल की। जो स्टेटस जर्नल जो संस्था थी सॉरी स्टेटस जर्नल जो संस्था थी, स्टेटस जर्नल का काम था कि एक साल में जो है 2 अधिवेशन हो स्टेटस जर्नल के। उनके सदस्य जो है लोगों की जो मांगे थी, लोगों की जो बातें थी वो राजा के सामने रखना जो है उनका काम होता था। लेकिन स्टेटस जर्नल के लुई 14वें के राजा बनने के बाद से एक भी अधिवेशन नहीं हुआ था। उसके बाद लुई 15वां राजा बना, फिर लुई 16वां राजा बना, तो एक भी अधिवेशन इसका नहीं हुआ था। तो इस तरह से जो संस्थाएं थी इन पे पूर्णतः राजा का अंकुश था और राजतंत्र पूरी तरह भ्रष्ट था, जिसके कारण से क्रांति घटित हुई। दूसरा मैं आपको बता दूं कि लुई 14वें जो है हेनरी चतुर्थ ने जैसे कि बुर्बोन वंश की शुरुआत की थी, स्थापना की थी 1589 में। 1589 से लेकर के 1610 तक हेनरी चतुर्थ राजा रहा था। उसके बाद लुई 14वें राजा बना था और लुई 14वें जो है 1664 में राजा बना था और लुई 14वें जो राजा बना था इस टाइम पीरियड में जो है राजा बना था वो, और 1715 तक राजा था। फिर लुई 15वें जो है राजा था 1715 से लेकर 1774 तक, और उसके बाद जो है 1774 से लेकर के आगे 1779 तक फिर आगे जो है लुई 16वें था। तो ये तो जो है जब से लुई 14वें राजा बना था तब से तो राजा की शक्तियां जो है और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि ये कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। और इसके और भी शब्द थे, ये भी मानता था कि जो राजा है उसमें ईश्वर के गुण निहित होते हैं। मतलब जो ईश्वर के जो गुण हैं कि ईश्वर की अपनी सत्ता होती है, उस पर किसी का अंकुश नहीं होता। तो इसी तरह ईश्वर के समान ही राजा के पास भी गुण होते हैं और वो जो गुण हैं वो ईश्वर ने राजा को प्रदान किए हैं, जिसका कोई भी जो है दुरुपयोग नहीं कर सकता। और सभी लोगों को जो है राजा के आदेश मानने को जो है बाध्य होना पड़ेगा। सबको उसके आदेश मानने होंगे, क्योंकि राजा
इसका ईश्वर के बाद जो है दूसरा स्थान है और ईश्वर समतुल्य है राजा। तो ये बातें वो कहता था। इसके बाद जो है हालांकि इसने जो है मरते मरते अपने पुत्रों को कहा कि मेरे मरने के बाद प्रलय आएगी, और क्योंकि इसने देख लिया था कि इतनी निरंकुशता ये रखता था, जनता में अराजकता तो फैलेगी, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी जो है इसने अपने पुत्रों को मरते मरते समझाया। और फिर लुई 15वें और लुई 16वें भी इसी के पुत्र थे। वो कौन सा मानने वाले थे, वो कौन सा समझने वाले थे, तो उन्होंने भी जो है कोई खास ध्यान इसकी तरफ नहीं दिया और उन्होंने भी अपनी निरंकुशता जो है अपव्ययता और विलासिता जो है जारी रखी। तो इस तरह से शासन तंत्र जो है राजतंत्र पूरी तरह से निरंकुश नहीं था। किसी भी संस्था का जो है राजा पे कोई अंकुश नहीं था, जिसके कारण जो है लोग परेशान हो गए, अराजकता का माहौल हो गया और जो है ये फ्रांसीसी क्रांति घटित हुई। तो दूसरा हम बात करते हैं कि निरंकुश राजतंत्र के बाद जो है हम बात करते हैं लुई 14वें के अयोग्य उत्तराधिकारी। लुई 14वें के अयोग्य उत्तराधिकारी। लुई 14वें के जो उत्तराधिकारी थे, लुई 15वें और लुई 16वें, वो अयोग्य साबित हुए। वो लुई 14वें की तरह जनता पे जो है अपना प्रभुत्व नहीं जमाए रख सके। हालांकि लुई 14वें निरंकुश था, क्रूर था, अत्याचारी था, जनता पे अत्यधिक कर लगाना, जनता के साथ क्रूरता का व्यवहार करना, उसके अधिकारी जो है बड़े बुरी तरह से पेश आते थे आम जनता के साथ जब वो कर वसूलते थे। जैसे किसी भी तरह की जनता को जो है स्वतंत्रता नहीं थी। जब लुई 14वें निकलता था अपने राज्य में, तो जो है सभी लोगों को सर झुका के खड़े होना पड़ता था। तो इस तरह के बहुत सारी पाबंदियां जनता पे थी। तो ऐसे लुई 14वें के जो उत्तराधिकारी थे, लुई 15वें था, लुई 16वें था, वो जो है योग्य साबित नहीं हो पाए, वो अयोग्य रहे, क्योंकि वो विलासिता में डूब गए थे। वो सारा दिन जो है जुए में, नशे में, शराब में और जो है वो अपना ऐशो आराम में जो है डूबे रहते थे, जिसके कारण जो है वो अयोग्य साबित हुए और शासन व्यवस्था को वो संभाल नहीं पाए। और शासन व्यवस्था जो है कुछ गिने चुने नाम मात्र के राजा थे वो लुई 15वें और लुई 16वें, लेकिन शासन व्यवस्था जो है कुछ एक जो है भ्रष्ट लोगों के हाथों की कठपुतली बन गया था। तो वो जो है अयोग्य साबित हुए, जिसके कारण लोगों में अराजकता फैल गई और उस अराजकता का जो है कारण ये हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति घटित हुई। उसके बाद है जो है शासकों की विलासिता। शासकों की विलासिता। तो जो बुर्बो वंश के शासक थे वो शानो शौकत पे काफी खर्च करते थे। और शानो शौकत के लिए हम बात करें तो हम लुई 14वें को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसने क्या किया, उसने जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस थी और उसने जो है राजधानी वर्साए में जो है एक बहुत ही सुंदर राजप्रासाद बनवाया। वहां राजधानी उसने चेंज कर दी, वर्साए को राजधानी बना लिया और वहां पूरे नगर को जो है दुल्हन की तरह सजाया गया। तो वहां पे नया गिरजाघर, नए जो है राजप्रसाद, नया राजमहल, नए जो है बड़े बड़े जो है महल नुमा घर जो है, तो इस तरह से पूरी राजधानी को उसने नया बनाया और जो है जिसपे करोड़ों डॉलर खर्च हुए। और करोड़ों डॉलर खर्च करके जो है उसने नई राजधानी बनाई। फिर वो राजधानी स्थानांतरण हुआ, वहां पे जो है अधिकारियों का वेतन बढ़ाया गया। तो इस तरह से जो वहां पे जो लोग रहते थे वो किसी अपने आप को जो है ये मानते थे कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं, क्योंकि वहां पे रहने वाले जो लोग थे उनमें से ही एक इतिहासकार कहता है कि इतिहासकार हेजन वो लिखते हैं कि
वहां रहने वाले लोग ये मानते थे कि हम तो देवनाम प्रिय हैं। देवनाम प्रिय शब्द आपको याद भी होगा, हमने जब प्राचीन इतिहास पढ़ा था तो उसमें सम्राट अशोक के अभिलेखों में देवनाम प्रिय शब्द या फिर प्रियदर्शी शब्द जो है यूज हुआ था अशोक के लिए। तो इस प्रकार से देवनाम प्रिय देवता तुल्य जो है अपने आप को वो लोग मानते थे। इतना ज्यादा विलासिता में राजप्रसाद में जो रहने वाले अधिकारी थे वो अपने आप को मानते थे। तो सोचने की बात यही है कि राजा अपने आप को क्या मानता होगा, और वो तो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर अपने आप को जो है ईश्वर तुल्य, ईश्वर के समान तो मानता ही था, और ऊपर से जो है इतनी विलासिता पे उन्होंने खर्च कर दिया था, तो अब तो अपने आप को भगवान मानने लग गए थे। तो इस तरह से शासकों की विलासिता ने भी जो है फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। तो उसके बाद जो है हालांकि शासकों की जो विलासिता थी ये बढ़ती ही जा रही थी। जैसे कि जो उन्होंने राजप्रसाद बनवाया था, कहते हैं कि उसमें 18,000 नौकर थे। तो 18,000 जो नौकर थे वो उन जो कुलीन लोग वहां पे रहते थे उनकी सेवा में कार्यरत रहते थे। तो इतने सारे नौकर थे, वो वेतन भी लेते थे, और वो इतने जो अच्छे तरीके से जो वो लोग रहते थे उनका वेतन कितना होगा। तो इन सब से राजकोष खाली होता गया, और जो है आम जनता दिन प्रतिदिन और ज्यादा गरीब होती गई, और उनके ऊपर जो है करों का बोझ बढ़ता ही गया। तो इसके बाद जो है हम बात करते हैं राजा की अपव्ययता की। राजा की अपव्ययता, तो राजा जो कि अपव्ययी था, लुई 14 ने हालांकि शानो शौकत पे करोड़ों रुपए खर्च किए। फिर जो है जो लुई 15वें था उसने जो है विलासिता में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने जो उसके कृपा पात्र थे उनके लिए उनके दरवाजे सदा खुले रहते थे, उन पे वो खूब लुटाते थे। तो इस तरह से जब राजा लुई 16वें का समय आया तो उसकी पत्नी थी मेरी एंटायोने, तो हालांकि बहुत सुंदर थी, निहायत ही सुंदर थी। तो जो सुंदर होता है ठीक है, उसको अपनी सुंदरता बरकरार रखने के लिए जो है प्रयास करने होते हैं, और वो करते भी हैं। और फिर वो हुई औरत, और औरतों को तो सुंदरता प्रिय होती है, और सुंदरता प्रिय थी वो, और बहुत ही ज्यादा खर्चीली भी थी, निहायत ही खर्चीली महारानी थी वो। और जो है अपनी सुंदरता पे बहुत खर्च करती थी। कहते हैं कि वो एक बार जो चप्पल जूते पहन लेती थी वो दोबारा नहीं पहनती थी, और एक बार जो कपड़े पहन लेती थी वो दोबारा नहीं पहनती थी, और उसके कपड़े भी जो है बहुत ही ज्यादा महंगे होते थे। और इतने महंगे कपड़े और चप्पल जूते जो वो एक बार पहन के दोबारा नहीं पहनती थी, कहते हैं कि उसके कपड़े और चप्पल जूते जब जहाँ रखे गए थे वो किसी शोरूम से कम नहीं लगता था। तो इस प्रकार से वो अपनी सुंदरता पे बहुत ज्यादा खर्च करती थी। कहते हैं कि उसके लिए जो है 200 हाथी थे, और जो है 1000-1200 के करीब घोड़ा गाड़ियां थी। तो जो है राजा तो अपव्ययी था ही था, वो भोग विलास में, शराब में, जुए में डूबा रहता था। जो अपने जो कृपा पात्र थे उनके ऊपर निहायत ही फिजूल खर्च करता रहता था। और जो रानी थी वो भी कम नहीं थी, वो भी किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ती थी खजाने को खाली करने में। तो इस तरह से जो फ्रांस का जो खजाना था वो खाली हो गया बिल्कुल। तो उसके बाद हम बात करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव, तो लोग थे जो व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र नहीं थे, अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते थे। और जो है जो अपने विचारों को प्रकट ही ना कर सके तो वो जो है दबे घुटे से रहते थे। उनको इकट्ठे होने का, विचार प्रकट करने का, अपने विचारों की अभिव्यक्ति का कोई भी जो है अधिकार नहीं था। अगर कोई इकट्ठे हो जाते थे तो राजा के अधिकारी जो है उसको उनको जो है बड़ी ही क्रूरता के साथ जो है खदेड़ देते थे। और यहाँ तक कि प्रेस पे भी पूर्णतः प्रतिबंध थे, कोई भी जो है अपने विचारों का प्रकाशन नहीं करवा सकता था। तो इस तरह से
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था और लोग जो है जब तक अपने विचारों को शेयर नहीं कर सकते, प्रकट नहीं कर सकते, उनको किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं थी, तो जाहिर सी बात है उनमें जो है अराजकता का माहौल तो पैदा होना ही था। और इस तरह से अराजकता का माहौल पैदा हो गया और फ्रांसीसी क्रांति की जो घटना थी वो घटित हुई। इसके बाद है दोषपूर्ण शासन प्रणाली। दोषपूर्ण शासन प्रणाली। तो जो शासन प्रणाली थी वो दोषपूर्ण थी। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो दो संस्थाएं थी, चाहे वो पार्लेमा थी, चाहे वो स्टेटस जर्नल थी, तो स्टेटस जर्नल और पार्लेमा के पास अधिकार थे, लेकिन नाम मात्र के ही थे। लुई 14वें ने तो उनके अधिकारों का पूर्णतः हनन कर दिया था। हालांकि पार्लेमा के पास ये अधिकार था कि वो राजा के आदेशों को जो है पंजीकृत करने से मना कर सकती है, लेकिन वो अधिकार सारे ही जो है केवल नाम मात्र के थे। अब अगर राजा आदेश देगा और उसके अध्यादेशों को पंजीकृत करना है तो वो पार्लेमा को करना ही पड़ता था। और जैसे स्टेटस जर्नल की हमने बात की, उसके पास जो है अधिवेशन उसको 1 साल में 2 बार करने होते थे। लोगों की समस्याएं क्या हैं, लोग चाहते क्या हैं, वो जो है राजा के सामने पेश करना होता था और जो है वो भी अपने मर्जी से पेश नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि सैनिकों का जो वेतन था वो बहुत कम था और इतना कम वेतन था कि उनका जो है परिवार पालना भी बड़ा मुश्किल होता था। और जो है अब जो उच्च पद थे वो खरीदे और बेचे जाते थे। उच्च पदों पे योग्य व्यक्ति ना होकर के उन पदों को खरीदार ने जो खरीदा है कीमत दे के, बढ़िया कीमत देने वाले व्यक्ति जो है ऊंचे ऊंचे पदों पे होते थे। तो इस तरह से शासन व्यवस्था जो थी, शासन प्रणाली जो थी वो पूर्णतः दोषपूर्ण थी और जिसके कारण जो है लोग परेशान हो गए थे और लोगों में अराजकता का माहौल पैदा हो गया था। त्रुटिपूर्ण कर प्रणाली थी। जैसे कि हमें पता ही है कि अभी हमने बात की कि जो लुई 14वें था उसने जो है अपनी राजधानी स्थानांतरण किया, नया राजप्रसाद बनवाया, करोड़ों डॉलर खर्च किए। तो यहाँ पे राजकोष खाली हो गया लोगों पे। उसने क्या किया, फिर राजकोष को भरने के लिए जो है अतुल्य मात्रा में, अधिक मात्रा में कर लगाने शुरू कर दिए। और उस कर जो उसने कर लगाए थे वो कर जो है इतनी निर्ममता से उन्होंने वसूले कि जो है लोगों की जानें भी चली गई। तो इस तरह से लोगों में अराजकता व्यापक होना जाहिर सी बात है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि फ्रांसीसी क्रांति के लिए राजनीतिक कारण कौन कौन से जिम्मेदार थे, जिसमें हमने बात की निरंकुश राजतंत्र की, लुई 14वें के अयोग्य उत्तराधिकारियों की, शासकों की विलासिता की, राजा की अपव्ययता की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभाव की, दोषपूर्ण शासन प्रणाली की। तो इस प्रकार से राजनीतिक कारण आज हमने सारे ही कवर कर लिए हैं। तो इसमें ये 6 जो है राजनीतिक कारण हैं और जो कि फ्रांसीसी क्रांति के लिए जिम्मेदार थे। मुख्य रूप से जो है फ्रांसीसी क्रांति को जिन्होंने हवा दी। तो कल हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे सामाजिक कारणों की, कि सामाजिक कारण कौन से जिम्मेदार थे जिस कारण से जो है फ्रांसीसी क्रांति घटित हुई। तो स्टूडेंट्स, आज आपने जो पढ़ा इसको आप अच्छे से जो है पढ़िए। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है, तो आप अपने जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड कर दीजिए। अगली वीडियो में आपको उनके जो जवाब जो है वो मिल जाएंगे। थैंक यू।